कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 का ऑफर दिया है। बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया में अमेरिका अपनी 5वीं जनरेशन का एयरक्राफ्ट F-35 लेकर आया, तो रूस भी 5वीं पीढ़ी का अपना पहला लड़ाकू विमान Su-57 लेकर आया। चीन तो 5वीं पीढ़ी से आगे 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान दुनिया के सामने उड़ा चुका है। भारत भी अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एम का बनाने में जुटा हुआ है। हालांकि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का बेड़ा लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में भारत नई जनरेशन के विमानों की रेस में कहां है? बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा और एयर मार्शल विक्रम सिंह। दोनों मेहमानों के बारे में बताएं तो दोनों टेस्ट पायलट हैं। टेस्ट पायलट का सीधा मतलब यह है कि इनके पास अलग अलग तरह के लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव है। पहला सवाल चोपड़ा सर आपसे है कि अमेरिका ने F-35 का ऑफर दिया है तो रूस ने Su-57 का। वायुसेना के नजरिए से कैसे आप देखते हैं इसको सर? धन्यवाद रंजन, आपके साथ जुड़ने से हमेशा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत देश के युवा देखते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार दुनिया में कभी दो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, एक वेस्टर्न वर्ल्ड का और एक रशियंस का, एक ही टारमेक में नजदीक नजदीक खड़े थे। एक सारी दुनिया इसके बारे में बातें कर रही है, इसके बारे में जानकारी लिख रही है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट आपने चुना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने ठीक कहा कि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, चाइना आगे बढ़ रहा है, कैपेबिलिटी गैप काफी ज्यादा हो गया है। हमारे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का मॉडल हमने देखा एयर शो पे, मगर उसको अभी इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करते करते कम से कम 10 साल लग जाएंगे। इसलिए जो रशियंस हैं वो चाह रहे हैं बड़ी देर से, क्योंकि हम पहले FGFA प्रोग्राम में रशिया के साथ जुड़े हुए थे, तो रशिया चाहते हैं, उसी से ये Su-57 जहाज बना है, तो वो चाहते हैं कि Su-57 हम एज ए इंटीरियम खरीद ले या हिंदुस्तान में बनाए, वो आपके साथ ज्वाइंट वेंचर करने को तैयार है। उन्होंने बहुत बहुत तरह की ऑफर्स की। तो जब F-35 आया तो शुरू में ये सुना गया कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने F-35 को उड़ने की परमिशन नहीं दी है, और मगर दूसरे दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि Su-57 को बहुत अट्रैक्शन हो रही है तो उन्होंने ये F-35 को उड़ाने दिया। पिछले एयर शो में भी F-35 आया था। तो ये दोनों कंट्रीज, अब अमेरिकन ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, अभी तक अमेरिकन कह रहे थे कि हम Su-35 नहीं देंगे इंडिया को, मगर अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोल दिया कि Su-35 हम देंगे। तो एक सॉलिड कंपटीशन होगा, और जैसे हम आपके साथ इंटरव्यू में जुड़ेंगे तो हमको बताएंगे कि इन दोनों जहाजों में क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या हमको एडवांटेज रहेंगे या डिसएडवांटेज रहेंगे, क्योंकि देश के नागरिकों को ये जानना बहुत जरूरी है। एयर मार्शल सिंह, आप कैसे देखते हैं कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का जो रेस अब चल पड़ा है उसमें भारत कहां है? पहली बार एरोशो में जो है एक असल साइज जिसका कहते हैं उस साइज का एम का जो है वहां एरोशो में रखा गया, उसको कहां पाते भारत को? हाँ, नमस्कार राजीव जी, नमस्कार। हाँ, तो जैसे आपने बोला, आमका जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उसका फुल स्केल मॉकअप दिखाया गया। आमका ड्राइंग बोर्ड पे अब करीब 6-7 साल हो गए हैं। उसका डिजाइन अब रेडी है, बस जो बाकी काम रह गया है वो गो हेड का है और फंडिंग का काम रह गया है। पर प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यूज, ये सब कुछ तैयार है।
उनको एक तो पार्टनर फाइंड करना है। वो मतलब काफी देर से सोच रहे हैं कि HAL के साथ जाएं कि कोई प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ जाएं जो इसको को फंड कर सकें। जी और फिर मेटल कटिंग उसकी स्टार्ट होगी। फिर उनके जो प्लान है कि 5 प्रोटोटाइप बनेंगे। और अगर हम जो DRDO के चेयरमैन हैं उनकी बात सुने तो वो कह रहे हैं कि पहला आम का 2028 में फ्लाई फ्लाई करेगा। जी और अगर हम बाकी सारे देशों के जो प्रोग्राम हैं, ये जो जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जैसे आपको पता है कि F-35 इटसेल्फ को 15-16 इयर्स लगे फाइनली टू एंटर सर्विस। तो अगर वही हिसाब लेके चलें तो फिर आप सोचो कि 2035, 2038 is the 34 earliest we can accept a 5th generation, an Indian 5th generation aircraft to enter service, if all goes well. ओके। तो सर ये जो एमका जो बन रहा है एयर मार्शल सिंह, क्या हम माने कि जो दूसरे एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन की बात करें, चाहे Su-57 या फिर F-35, हम उसके आसपास कहां पाते हैं? इसमें बताया गया है कि अमेरिकन इंजन लगेंगे, इजेक्शन सीट भी बाहर से आएगा। कैसे आप देख रहे हैं एयर मार्शल सिंह? नहीं, अगर इजेक्शन सीट की बात करें आप तो दुनिया में तो 2 ही लोग हैं। एक तो यूके हैं, मार्टिन बेकर, और US में एसेस हैं। तो और जो सारे चाइनीज एयरक्राफ्ट हैं उनकी सीट भी यूके से ही आती है। तो अगर मार्टिन बेकर चाहें, अगर वो सीट रोक दें तो चाइनीज का कंप्लीट प्रोग्राम ठप हो सकता है। पर ये एक चीज है कि जो यूके है वो चाइनीज प्रोग्राम्स, फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को सपोर्ट करती है। ठीक है, वो दूसरी बात है। पर जो डिजाइन है, हमारा जो डिजाइन है, और मैं उस डिजाइन से मतलब वाकिफ हूँ थोड़ा थोड़ा, जो 3-4 साल पहले का डिजाइन था, वो डिजाइन विल बी स्टेट ऑफ द आर्ट। इट विल बी एज गुड इफ नॉट बेटर देन द F-35 एंड FGFA। हाँ, वो डिजाइन को फाइनली मतलब फ्रेक्टिफाई करने में फाइनली क्या क्या बाधाएं आएंगी, क्योंकि देयर विल बी अ लॉट ऑफ सपोर्ट रिक्वायर्ड, देयर विल बी लॉट ऑफ कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड। जी, तो इंजन, हाँ, तो इंजन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो अभी तो GE414 की बात हो रही है, 2 GE414 की। वेदर इट विल मीट द रिक्वायरमेंट्स और नॉट, वो आगे जाके देखने की बात है। तो सर बट टेक्नोलॉजी वाइज इट विल बी एज गुड इफ नॉट सुपीरियर टू द F-35 एंड FGF। तो सर एयर मार्शल चोपड़ा कैसे देखते हैं जो अमेरिका और रूस का जो है, हालांकि दोनों का रोल अलग अलग है। एक कहा जाता है कि अटैक है, एक दूसरा कहता है डिफेंस है, F-35 और Su-57। तो भारत के लिहाज से सर, हालांकि बहुत एक क्या कह सकते हैं कि सवाल पूछना जो है, क्या बेहतर है क्या नहीं है, महंगा भी है, कॉस्टली अफेयर भी है। अब मैं रंजन आपको समझाऊं, आपके व्यूअर्स को समझाना चाहता हूं कि जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं ऑन पेपर, दोनों में स्टेल्थ है, दोनों में स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं, दोनों में एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज हैं, वो पेपर पे है। एक्चुअली जब हम हमारे टेस्ट पायलट्स उसको जाके दोनों जहाजों का मुआयना करेंगे तो तब पता लगेगा कि एक्चुअल कैपेबिलिटीज कितनी है। पर मोटा मोटा दोनों जहाजों के बारे में काफी कुछ मालूम है। दोनों जहाजों के पास कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। Su-57 में सीरिया और यूक्रेन में इस्तेमाल हुआ है, F-35 में वेस्ट एशिया में इस्तेमाल किया। इवन इजराइलीज ने F-35 को जो उनके पास वर्जन है उसको भी कॉम्बैट में यूज हुआ। तो दोनों एयरक्राफ्ट ने लिमिटेड या सम अमाउंट ऑफ कॉम्बैट देख लिया। F-35 ने एक्सरसाइज में बहुत पार्टिसिपेट किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। ऐसी एक्सरसाइजेज हुई जिसके अंदर तो हमको कुछ आइडिया F-35 के बारे उस तरह से है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन देखिए, F-35 1000 से ज्यादा जहाज बन गए हैं, 11 एयरफोर्सेज में उड़ रहे हैं, 9 मोर एयरफोर्सेज ने उसका ऑर्डर दिया हुआ है। Su-57 अराउंड 42 एयरक्राफ्ट आज तक बने हैं। पिछले साल सिर्फ 12 जहाज बने, उसके पिछले साल 6 जहाज बने। इस साल वो सोच रहे हैं 20 जहाज बनाएंगे। 72 टोटल एयरक्राफ्ट का अभी तक ऑर्डर है, सिर्फ रशियन एयरफोर्स का ऑर्डर है, और छोटी छोटी एयरफोर्सेज इंटरेस्ट शो कर देंगे, अल्जीरिया। तो ये सारी चीजों को हमको वे करना है। मगर देखिए, जो अमेरिकन हैं इन द पास्ट, उन्होंने कई बार आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश की है। हमको ध्यान रखना है, वो हमारे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर इकोसिस्टम में बहुत अच्छी तरह आ गए, उनके बड़े अच्छे जहाज हैं।
और वो फाइटर्स में घुसना चाह रहे हैं। पहले कह रहे थे 4.5 जनरेशन फाइटर खरीदे और बाद में है F-35 आपको ऑफर करेंगे, मगर वो अब उन्होंने F-35 ऑफर किया है। मगर जो रशिया है उसने हर तरह के ऑफर कर दिए हैं, वो तो को प्रोडक्शन करना के तैयार है, मेक इन इंडिया कर देगा, बहुत तरह क्योंकि रशिया जो आज लड़ाई में घुसा हुआ है और उनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, उनको एक और बड़ा कस्टमर इंडिया जैसे को वो करने की बहुत जरूरत है। वाइल अमेरिकन एयरक्राफ्ट थोड़े इनिशियली कॉस्टली होते हैं, रशियन एयरक्राफ्ट इन द लॉन्ग टर्म उनकी मेंटेनेंस ज्यादा होती है और उनके जो स्पेयर वगैरह की अवेलेबिलिटी है वो प्रोसेस से स्लो है। तो हम ने जो बोथ वेस्टर्न और इंडियन रशियन एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं, तो हमको उनके बारे में क्या क्या उनकी इश्यूज हैं याद रखिए। FGFA 2018 में इंडियन एयरफोर्स जब पार्टनर था FGFA में, हमने उसको टेक्निकल रीजन से, वर्क शेयरिंग, कॉस्ट शेयरिंग के रीजन से हम उस प्रोग्राम से बाहर निकल आए थे, मगर समय बदल गया है और आज जो ऑफर होगी रशिया की तरफ हमको उसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। और इवन F-35 की जब फॉर्मल ऑफर होगी कि प्रेसिडेंट के लेवल पे कह देना एक बात होती है, तो हमको ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। एयर मार्शल सिंह, आप कैसे देखते हैं कि हमारे जो एडवर्सरी की अगर बात करें तो एक तो 6th जनरेशन बाकायदा उड़ा चुका है, अब 7वीं जनरेशन पर काम कर रहा है। दूसरे जो एडवर्सरी है वो भी, उनके पास भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट 1-2 साल के अंदर आ जाएगा, उनके पायलट ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए कितना चिंता वाली बात आप देखते हैं? नहीं, एक तो पहले तो उन्होंने एक 6th जनरेशन जहाज को उड़ा के दिखाया है चाइना में। हाँ, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट फुल्ली ऑपरेशनल होने में अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड विद ड्रोन्स एंड टीमिंग, ये बहुत टाइम लगेगा। अभी मतलब एयरक्राफ्ट हैज फ्लोन एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल होने में आपने जैसे देखा LCA में क्या हुआ, वो मतलब बहुत टाइम लगेगा। पर फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि उनका एयरक्राफ्ट मतलब रेडी है। वी हैव टू अज्यूम दैट द एयरक्राफ्ट इज रेडी एंड डिप्लॉयड। तो राइट नाउ 5th जनरेशन के लिए, बिकॉज मेनली आवर वरी इज अगेंस्ट द वेस्टर्न नेबर। लास्ट पिछले 2-3 या मैं कहूँ 4-5 साल में इंडिया हैज ऑलरेडी inducted air defense systems which are capable of engaging 5th generation aircraft or stealth aircraft including drones। और हमने रूस के साथ jointly with DRDO कुछ ऐसे तकनीक भी लिए हैं, इंपोर्ट किए हैं, लाइक रेडार्स। उससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूं, पर ये सिस्टम्स ऐसे हैं जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं और उनको पकड़ सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम मतलब कंप्लीटली नंगे हैं 5th जनरेशन फाइटर के सामने। यस, हमारा अपना 5th जनरेशन फाइटर नहीं है, उसको तो ये तो बात है कि हमको कुछ करना पड़ेगा, पर बात इतनी भी गंभीर नहीं है। तो क्या एयर मार्शल चोपड़ा, आप देखते हैं कि फिलहाल भारतीय वायुसेना को वाकई में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जरूरत है, या फिर जो 4.5 रफाल की बात करें या दूसरे मिराज की बात करें, हम उसे लेके आए, जो तत्कालिक जो जरूरत है उससे पूरी हो जाएगी? सर देखिए, जो कैपेबिलिटी गैप है, जैसे एयर मार्शल विक्रम ने कहा, मेरे को कुछ और चीजें बताने जरूरी समझता हूं। देखिए, 6th जनरेशन भूल जाइए, जैसे एयर मार्शल विक्रम ने कहा कि वो तो बहुत समय लगेगा 6th जनरेशन को आने में, मगर 5th जनरेशन में आज 300 जहाज F-20 उड़ रहे हैं चाइना में, उनमें से 250 तो एयरफोर्स के पास ही है। उनका टारगेट है, जो ओपन सोर्सेज में अभी सबको पता है कि 1000 जहाज उनके पास 2030 में और 1500 जहाज तो वो पहुंच जाएंगे 2035 में। और 2035 में अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहला AMCA हमारे पास इंडक्ट होगा। तो कैपेबिलिटी गैप है, जो हमारे एयर चीफ भी बोल रहे हैं दोबारा कि वो बहुत बड़ा है। सिर्फ स्क्वाड नंबर्स नहीं कम है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। और देखिए, वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान, उनके पास IMF को इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं है, मगर उनके चीफ ने लास्ट ईयर और इस साल भी कह दिया कि 2029 में उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, वो चाइना का J-35 खरीदेंगे। तो मतलब ये तो बड़ी दुख की बात होगी, जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम तब तक बन चुके होंगे, उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा और हमारे पास 5th जनरेशन नहीं होगा।
तो इसलिए एक उस बात के लिए भी आज भी अगर हम 5th जनरेशन इंटरम जहाज, 1 स्क्वाड्रन, 2 स्क्वाड्रन, 3 स्क्वाड्रन, जो भी एयरफोर्स डिसाइड करे, गवर्नमेंट डिसाइड करे, हम खरीदेंगे, ऑर्डर देंगे, तो अब मिलते मिलते 5-6 साल हो जाएंगे। तो टाइम फ्रेम जिसमें पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो पहली बात है तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की टॉप एयरफोर्सेस, टॉप कंट्रीज सब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर पहुंच चुकी हैं। हम ही रह गए हैं और हम 4th लार्जेस्ट मिलती हैं, बट द गैप बिटवीन फर्स्ट 3 एंड नंबर 4 इज वेरी सिग्निफिकेंट। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एफएल रफाल, दोनों चीजें सेपरेट हैं। 5th जनरेशन हमको आमका को सक्सीड करना है, एलसीए मार्क 2 को सक्सीड करना है, ये सारे प्रोग्राम तो फुल फोर्स के साथ एट नेशनल लेवल हमको उसका धक्का लगाना है, उसमें तो कोई देयर इज नो डाउट। वो तो इंडिजिनाइजेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हमने ग्लोबल हाई टेबल के ऊपर बैठना है डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। मगर हमारे को 114 फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को चाहिए, वो विदेश से लेने पड़ेंगे। एलसीए सिर्फ 4 एयरक्राफ्ट हमने एवरेज, हमारा लास्ट 10 ईयर के अंदर एवरेज है, तो वो क्या होना चाहिए? रफाल ही एक बेस्ट है। नेवी के लिए खरीदना चाह रहे हो, इंडियन एयरफोर्स के पास पहले ही रफाल हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने पैसे दिए हुए हैं और हमारे को, मगर रफाल की भी फैक्ट्रियां फुल्ली बुक्ड है इस टाइम, उनके पास इतने ज्यादा ऑर्डर हैं, वो मिलते मिलते भी 4-5 साल लग सकते हैं। तो हमारे लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। मगर आज के दिन अगर हम नए जो 8-114 MRFA के लिए compete कर रहे हैं, उनको लेने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमारे लिए हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को डिसीजन लेनी है, एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये परचेज होगी। कोई इसमें ये अगर RFP और ये सब में घुस जाओगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग का समय अब है। एयर चीफ इज कंसर्न, दोबारा बोल रहे हैं, और हम सब एनालिस्ट, एयर मार्शल विक्रम मैं कंसर्न है, हम चाहते हैं कि भारत की वायुसेना में क्षमता बढ़े। एयर मार्शल विक्रम, जरा एक चीज जरा बताएं अपने दर्शकों को कि जो बात हो रही है 6th जनरेशन, 5th जनरेशन, रफाल जैसे 4.5 है, तेजस के बारे में कहा जाता है कि ये 4th जनरेशन से थोड़ा एबव है, ये जनरेशन वाइज क्या होता है, थोड़ा सा अगर बता सके आम दर्शकों के लिए सर। तो ये तो मतलब लंबी बात हो जाएगी, पर मैं आपको मोटा आपके दर्शकों के लिए मैं सिंप्लीफाई करके बताता हूं कि नॉर्मली एक्चुअली टिल 1990s तक ये कुछ इनका डेफिनेशन नहीं था। ये पहली बार स्वीडिश एयरफोर्स ने एक डेफिनेशन बनाया था जब उन्होंने अपना ग्रिपन जहाज बनाया था। जो ग्रिपन जहाज था वो फर्स्ट सेंसर फ्यूज्ड एयरक्राफ्ट था, जहां के उसके रेडार, EOIR, हर जो देखने की चीजें हैं, उसका रेडार वार्निंग रिसीवर, वो सब फ्यूज करके एक मतलब मिशन कंप्यूटर में डाल के वो एक फ्यूज्ड मैनर में मतलब पायलट को दिखाया जाता था। तो उसके बाद फिर लोगों ने पीछे की तरफ और फिर आगे की तरफ कुछ ऐसी डेफिनेशन बनाई। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जेट एयरक्राफ्ट आए, आप जानते हैं, जैसे एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 में, तो 1940 से 1950s तक जो ये एयरक्राफ्ट थे, जेट एयरक्राफ्ट, इनका मेन जो चीज था कि दे कंटिन्यूड विद द वेपन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। तो इनके दे हैड नो मिसाइल्स, दे वर ओनली आर्म्ड विद गन्स, और उनका इंजन भी बहुत ही फर्स्ट जनरेशन बेसिक इंजन था, एंड थ्रस्ट वाज लो, तो वो सुपरसोनिक नहीं जा सकते थे। उनका मेनली ये वो जहाज जिनका रीहीट नहीं था, जैसे MiG-15 एंड दीज एयरक्राफ्ट एंड सेबर एटसेट्रा। फिर जब एडवांसमेंट आई इंजन्स में और रीहीट लगे और जहाज लेवल फ्लाइट में सुपरसोनिक जा पाए, तो उनको सेकंड जनरेशन बोला गया। तो इसके साथ उनके पास रेडार भी आए, एयर टू एयर रेडार, और एयर टू एयर हीट सीकिंग मिसाइल्स आए। तो ये वो जहाज हैं MiG-21 और F4 के फर्स्ट वर्जन। फिर जो थर्ड जनरेशन हुआ 1960 से 1970s तक, मेन जंप जो था एयरक्राफ्ट का कैपेबिलिटी ऐसा था कि वो मल्टी रोल बन गया। वो नॉट ओनली बॉम्बर था एयर टू ग्राउंड, पर एयर टू एयर भी था। तो मेन जंप था कि एयर टू एयर रोल में वो बियॉन्ड विजुअल रेंज सेमी एक्टिव और एक्टिव एयर टू एयर रेडार मिसाइल्स आए, जैसे F4 में, जैसे मिराज 3 में, MiG-23 में और ये जहाजों में। फिर नेक्स्ट बिग जंप जो हुआ 1970 के बाद, जो 4th जनरेशन हम बोलते हैं, वो जहाज का बेसिक
डेफिनेशन था सेंसर फ्यूजन, क्योंकि सेंसर्स इतने बढ़ गए थे। ओल्डन एयरक्राफ्ट में तो रेडार ही था, बट उसके बाद EOIR था, हीट सेंसर्स थे, इनके रेडार वार्निंग रिसीवर्स थे। तो ये सब कुछ जो इंफॉर्मेशन था जो पायलट को आता था, वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन था और बहुत डिफरेंट सरफेसेस पे आता था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ ओवरलोड ऑन द पायलट। इसको फ्यूज करके एक डिस्प्ले में डालने के बाद 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट हुआ। पर उसके साथ along with it also fly-by-wire came along. So these aircraft were very highly agile. They had a lot of thrust and therefore they were agile. Fly-by-wire made them agile, and sensor fusion allowed the pilot to do many roles at the same time. It eased his workload. Uske baad, to advance from that, a lot of money had to be pumped in to develop the next generation. तो लोगों ने क्या कि जो 5th जनरेशन के जहाज है उसको 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके जो भी चीजें इस जहाज पे डाल सकते हैं आप, तो इसलिए 4.5 जनरेशन बना। सो चीजें थिंग लाइक सुपर। सो 5th जनरेशन ये है फंडामेंटली, इसमें स्टेल्थ है, जिसमें सुपर क्रूज है। सुपर क्रूज का मतलब होता है कि नॉर्मली क्या होता है, जब एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक जाता है उसका ड्रैग बहुत होता है जब वो स्पीड ऑफ साउंड को रीच करता है। तो उसके लिए जहाज को आफ्टर बर्नर चाहिए, बहुत बहुत हाई थ्रस्ट चाहिए, और वो हाई थ्रस्ट इंक्रीजेस द फ्यूल कंजम्पशन इन बिग जंप्स। इन लेट्स से मिराज 2000 एयरक्राफ्ट इन आफ्टर बर्नर यू आर कंज्यूमिंग, वो जहाज 350 kgs per minute is the routine consumption. तो सुपर क्रूज क्या करता है कि बिना रीहीट के वो जहाज को सुपरसोनिक रखता है, एंड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 10-15 मिनट्स, बिकॉज जब तक आपकी स्पीड हाई ना हो तो आपकी मिसाइल की रेंज उतनी हाई नहीं होगी जी। तो आप जितने ऊंचे हो और जितने सुपरसोनिक हो, आपका एयर टू एयर जो BVR मिसाइल है उतनी दूर जाके उस आदमी को, दुश्मन को ठोकेगी। तो सुपर क्रूज, स्टेल्थ एंड नेटवर्किंग। एक फॉर्मेशन में 100 जहाज हो सकते हैं और वो 100 जहाजों में कोई रेडियो पे बात नहीं कर रहा है, सब डेटा लिंक पे, सबका इंफॉर्मेशन, उसका कितना फ्यूल है, उसके कितने मिसाइल रह गए हैं, who has been shot down, who should go ahead, who should turn cold, who should turn hot. This is all happening on data link, network centric. This is 5th generation. Or 6th generation, fundamental change will be unmanned or optionally manned. या तो जहाज completely unmanned होगा जैसे ड्रोन होगा, या ये जहाज ये होगा कि some missions which are very dangerous and which are very risky will be unmanned. Some missions which are not so risky will be manned. So there will be a cockpit तो रहेगा, पर उसमें ऑप्शन है। अच्छा। और 7th जनरेशन आजकल लोग बात कर रहे हैं जो engines hybrid बन जाएंगे। Engines भी will not be fuel burning engines, but maybe hybrid engines. तो ये मतलब मोटा मोटा उनका डिफरेंशिएट। अच्छा, बिल्कुल, थैंक यू। एयर मार्शल चोपड़ा, जो बात हो रही है ये F-35 की या Su-57 की, अगर हम भारत में अगर लेते भी है तो उसको आने में कम से कम 10 साल तो लग जाएंगे, और 10 साल में हमारा एमका भी बन के तैयार हो जाएगा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सर। तो कैसे आप देखते हैं कि मतलब सरकार को क्या करना चाहिए? अपना तो हमारा अपना है, मतलब एमका की बात करें चाहे LCA की बात करें, ये हमारा अपना खुद का है। देखिए रंजन, पहले तो मैं जो एयर मार्शल विक्रम ने बोला उसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं। जब प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन जीत गए तो इमीडिएटली एलन मस्क ने बोला ये F-35 बेकार का जहाज है, आज के जमाने में कॉकपिट में जहाज में पायलट नहीं होना चाहिए, इतना हमने पैसा वेस्ट कर दिया। तो इमीडिएटली उनका एक रिएक्शन था, तो सारी फाइटर पायलट कम्युनिटी में एक रिएक्शन हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं। मगर सच बात ये है कि जैसे एयर मार्शल विक्रम ने बोला कि 5th और 6th जनरेशन के अंदर ये मैन अनमैन टीमिंग का बहुत फ्यूचर है। हमने देखा यूक्रेन में जगह जगह, इवन ईरान इजराइल के बीच में ड्रोन्स का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होंगे तो एक मदरशिप होगा, चाहे वो F-35 है या कोई और होगा जहाज, तो उसके पास खूब सारे, इवन Su-57 इन दोनों ने खूब ट्रायल्स कर लिए हैं, जिसके साथ छोटे छोटे कई जहाज होंगे, अनमैन्ड होंगे, वो जाके अपना अपना कार्यक्रम करेंगे दुश्मन के इलाके के अंदर, ताकि
हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कॉम्बैट जो है ना वो थोड़ा कम आ जाएगा। अब आपके सवाल पे आता हूं, जो F-35 की टाइमलाइंस या Su-57 की टाइमलाइंस, अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हैं तो F-35 135 जहाज हर साल बन रहे हैं, 135 जहाज, मगर क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़े हैं तो वो डिफॉल्ट कर सकते हैं। अगर वो लेंगे तो हमारी जरूरतें तो अलग होगी ना सर, वो हमारे मैं समझाता हूँ। सो ये F-35 है वो हमारे को 5-6 साल में मिल सकता है अगर उनकी गवर्नमेंट चाहे। Su-57 भी 5-6 साल में मिल सकता है। दूसरी बात, जैसे मार्शल विक्रम ने कहा, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, चाहे वो LCA जहाज था, आमका का जो टाइमलाइन है ना, हम सब जानते हैं, इंक्लूडिंग DRDO के चेयरमैन जानते हैं, HAL चेयरमैन जानते हैं कि वो जो बहुत एम्बिशियस टाइमलाइंस हैं। मतलब ये 2035 की जगह 2038, 40 भी स्लिप हो सकता है। कई टेक्नोलॉजी में हमको मदद चाहिए, वो सब टेक्नोलॉजी की कोऑर्डिनेशन अभी तक हुई नहीं है। अब तो जैसे एयर मार्शल विक्रम बोल रहे थे, मेटल कटिंग स्टेज पे हैं हम, तो मेरा मतलब है अभी इसमें टाइम लगेगा। बहुत चीजें, मैं एरो इंडिया से आ रहा हूँ, बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, तो मेरा कहने का मतलब है शायद हमको एक इंतरम जहाज 5th जनरेशन की जरूरत होगी, मगर किसी कॉस्ट में कोई ऐसी डिसीजन नहीं लेनी चाहिए जिससे आमका और LCA Mark II के प्रोग्राम पे कोई भी असर पड़े। इफ एट ऑल ऐसी डील करनी चाहिए जिससे कुछ टेक्नोलॉजी की मदद हमें मिल सके, चाहे वो इंजन है, स्टेल्थ या कोई और सेंसर्स की टेक्नोलॉजी हम लेना चाहें तो वो ले पाए। तो इसलिए इंतरम जहाज की हमको जरूरत है, मगर आमका को सीधा प्राइम मिनिस्टर PMO के नीचे लाना चाहिए। इसको मिशन मोड पे लगाना है, पूरी देश को लगना है। प्राइवेट पार्टनर को जल्दी इसलिए भी लेना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी वो आसानी से ले सकते हैं, विदेश से टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, उनके पास पैसा ज्यादा होता है, वो कुछ भी करेंगे, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुश्किल होता है सब। तो इसलिए ये अप्रोच मेरा ख्याल फाइनली लेनी चाहिए। विक्रम सर जैसा बता रहे कि HAL को लेके बात कर रहे थे, तो HAL पर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं सर। अभी क्या लगता है कि 83 जो तेजस की बात है, HAL टाइम पर दे पाएगा, डिलीवरी कर पाएगा, जिसके जिम्मे MCA भी बनाने का प्रोडक्शन की बात है सर? ये सवाल विक्रम जी के लिए? जी हाँ, अब आगे जी हाँ, सॉरी। हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि HAL पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो 83 जो तेजस लेना है HAL, क्या लगता है वो टाइम पर डिलीवरी कर पाएगा, जिस तरह की हमारी रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी एयरक्राफ्ट की है सर? ये देखो, आपने एयर चीफ का बयान सुना है अभी, है ना? HAL के अपने प्रॉब्लम्स हैं, HAL के लेगेसी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब जानते हैं, है ना? ये मतलब कुछ नई बात नहीं है। 83 हम ऑलरेडी बिहाइंड द कर्व है, ऑलमोस्ट बाय एटलीस्ट 3 years, है ना? तो 83 अगर उस कॉन्ट्रैक्ट का हर जहाज उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब पे भी अगर टाइम पे मिले, फिर भी 4-5 साल का तो डिले तो होगा ही होगा। और ये नहीं कि मतलब HAL पूरी कोशिश कर रही, मैं जानता हूँ उनको, मैंने उनके साथ फ्लाई किया है, वो मतलब लाइक ऑल बिग मैन्युफैक्चरर्स, उनके अपने प्रॉब्लम हैं। और ये जहाज ऐसा है कि इसकी सप्लाई चेन 100 मैन्युफैक्चरर से ज्यादा है, तो एक भी मैन्युफैक्चरर का अगर आपको डिले हुआ तो सारा जहाज डिले हो जाता है, और मैन्युफैक्चर सारी दुनिया में है। तो ये तो रहेंगे चैलेंजेस, और आपको और मुझे ये बिलीव करना चाहिए कि HAL पूरी कोशिश कर रहा है जहाज को टाइम पे देने के लिए। वो तो करेगा, क्यों नहीं करेगा, वो तो करेगा ही बेचारा। पर ये जहाज एक कॉम्प्लेक्स जहाज है, उसकी जो सप्लाई चेन्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जो इससे पहले के जहाज थे उनकी सप्लाई चेन सारी इंडिया में थी, 1-2 चीजें बाहर से आती थी UK से। यहाँ फ्रॉम इंजन ऑनवर्ड सब कुछ बाहर से आता है। दे आर slowly now being made in India. So as we keep improving and increasing the number of components made in India, the speed will improve. But if we go by past history, I think we should expect कि कुछ डिले होंगे। सर चीफ जो है, एयर चीफ कई बार चिंता जता चुके हैं कि स्क्वाड्रन का नंबर जो है बहुत नीचे गिर रहा है, बहुत चिंता वाली बात है। लेकिन ये तो एक दिन में नहीं गिरा है ना सर,
अगर बेड़े की बात करें कि हमारे नंबर कम हुए तो एक दिन में नहीं गिरा है। तो इसके लिए जो कुछ किया जाना चाहिए पहले कुछ करना चाहिए। ये हाय तौबा जो मचाया जा रहा है पहले भी होना चाहिए। तो क्या कहेंगे सर, ये जो सरकार के लेवल पर बात करें या एयरफोर्स के लेवल बात करें या फिर एमओडी के लेवल पर बात करें, ये एक आप दिन में जी हाँ ये थोड़ा सा पूछा। हाँ करेक्ट। अच्छा, तो मैं बताना चाहता हूं कि 2001 में तब से इंडियन एयरफोर्स ने ये हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि हमारे आने वाले समय में MiG-21 जहाज रिटायर होंगे, 23 रिटायर होंगे, 27। ये हल्ला हम 2001 से इंडियन एयरफोर्स ने मचा रखा है, क्योंकि तब हम तकरीबन 40 स्क्वाड्रन के करीब हमारे पास 39 प्लस स्क्वाड्रन थी। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हल्ला नहीं मचा हुआ, हल्ला शुरू से मचा। देखो 2001 में हमने कहा था कि हमको ये 126 एयरक्राफ्ट चाहिए, मिले 2015 में, और वो भी 36। तो मेरा कहने का मतलब है तो बात कोई डाउट नहीं है। आज के दिन में अगर नंबर्स मेकअप करने हैं, LCA 24 जहाज हमको हर साल बनाने हैं। 4 लाइन चाहिए, 8 जहाज बनाती है एक लाइन, 2 लाइनें आज ऑपरेशनल है, तीसरी डिक्लेयर कर दी गई है ओपन, मगर उसमें कोई जहाज नहीं बना अभी तक। चौथी एक प्राइवेट सेक्टर को लाइन देनी है, वो अभी दी नहीं गई, उसका कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर 24 जहाज हम हर साल नहीं बनाएंगे तो 2029 के अंदर हमारे 83 मार्क 1 नहीं आ सकते। तो यहाँ से एक स्लिपेज चल रही है। तो गवर्नमेंट को सब कुछ मालूम है, सब लिखित पढ़ित में होता है। तब से मैं बताऊं 2001 से मैं किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, कोई जिसने भी जो सिस्टम है हमारा एज ए इंडिया में, हमने सब जिन्होंने मिलके इस काम को पूरा नहीं कर पाए। एयर मार्शल सिंह, तेजस को HAL ने बनाया है और अभी तक जो जानकारी है एमका को भी तेजस ही बनाएगा। तो कैसा होगा, हमारी जो उम्मीद है उस पर कितना खरा उतरेगा एमका की बात करें तो? नहीं, मेरी जानकारी तो ये है कि अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। एक जो पहले प्लान था कि एक SPV मॉडल होने वाला था, जो जिसका नाम था स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो एक जॉइंट होता। यस, HAL उसका पार्ट था, ADA उसका पार्ट तो होना ही है, पर जो मैं सुन रहा हूं कि ये एक ओपन टेंडर होगा शायद। तो या हो सकता है कि कोई प्राइवेट आदमी HAL के साथ जॉइंट वेंचर करे, या प्राइवेट आदमी अपने आप ही बनाए विद DRDO, विद डिजाइन फ्रॉम ADA, ये हो सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से ये तो तय नहीं है कि HAL ही बनाएगा। जो भी होगा वो मतलब डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। पर आई थिंक नाउ गवर्नमेंट नोज कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं एंड व्हाट आर द चेंजेस टू बी मेड as compared to how the LCA was manufactured. Those lessons have been learned and वो अब इस बार नहीं मतलब रिपीट किए जाएं। अच्छा, एक बार सिर्फ चोपड़ा, हमारे पास सही है कि लड़ाकू विमान की संख्या कम है, नंबर की बात करें तो शायद 31 के आसपास है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। तो क्या इन सब के भरोसे हम जो हमारी जो चुनौती है बॉर्डर पर या जो भी आने वाली है एडवर्सिटी को देखते हुए, हम उन चुनौतियों का सामना कर पाने में सक्षम है भारतीय वायुसेना? गवर्नमेंट ने ये चुनौतियों को अच्छी तरह समझ लिया है। एक डिफेंस सेक्रेटरी लेवल की कमेटी बिठाई गई है जिसके अंदर DRDO और डिफरेंट PSU और इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल बैठे हुए हैं। वो कमेटी ने जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देनी है कि किस तरह से हमारी नंबर्स एंड कैपेबिलिटी गैप को हमने भरना है। और आई एम श्योर वो अच्छी कोई एक रिपोर्ट देंगे, कुछ अच्छी सुझाव देंगे जिससे हम आगे बढ़ जाएंगे। मगर देखिए, जो सर्विसेज है ना मिलिट्री, उनका काम है कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को रिमाइंड करना कि हमारी कैपेबिलिटी शॉर्टफॉल्स क्या है। मगर आज अगर जंग शुरू हो जाता है, हमारे पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन हैं, तो हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे और अच्छी तरह लड़ेंगे। हर सर्विस का एक प्लान भी होता है। आज के दिन में जो मेरे पास है, मुझको उसी के साथ लड़ना है। जो 2 साल बाद आएगा वो 2 साल के बाद देखा जाएगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आर्म फोर्सेस, हमारा ट्रेनिंग लेवल कंपेयर टू हमारे नेबर्स बहुत हाई है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स, कंट्रोलर्स, रेडार वाले, मिसाइल वाले, सभी के सभी लोग बहुत बहुत अच्छी तरह ट्रेंड है। जितनी एक्सरसाइजेज हम दुनिया की एयरफोर्सेस के साथ करते हैं, कोई नहीं करता। चाइना ने वियतनाम के बाद एक छोटी सी लड़ाई के बाद आज तक किसी लड़ाई में नहीं पार्ट लिया।
हमने 65, 71 वॉर, कारगिल, हमने बहुत कुछ देखा है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स हर समय तैयार है, मगर हम चाहते हैं कि गैप और ना बढ़े और जल्दी से जल्दी इस गैप को ब्रिज करना शुरू करें, एटलीस्ट रोका जाए और गैप ना बढ़े। अहमद साहब, एकदम अंतिम सवाल आपसे भी कि भारतीय वायुसेना के सामने जो चुनौती है, अगर कोई एडवर्सरी से कुछ आता है, कई दफा कुछ इस तरह के इवेंट हो जाते हैं या घटनाएं हो जाती हैं, तो लगता है कि भारतीय वायुसेना पर देश भरोसा कर सकता है पूरी तरह से? जब आप ये क्या सवाल हुआ? इसमें आपको कोई शक है? आई डोंट थिंक देश का एक आदमी को भी शक है। ये चीजें रहेंगी जो हमें, जो मतलब वेपन्स जो आइडियली हमको चाहिए वो हमें कभी नहीं मिलेगी और कोई मिलिट्री को नहीं मिलेगी। इवन यूएस एयरफोर्स जो वेपन वो एक्चुअली चाहते हैं उनके पास नहीं है ना? तो एवरी आर्म फोर्स ट्रेन्स टू फाइट विद व्हाट इट हैज, जो है उससे लड़ना है। और अब अभी जैसे हिमाचल चोपड़ा साहब बोल रहे थे कि वी आर, ऐसे तो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, पर वी आर फेयरली वेल ट्रेन्ड, वी आर ए वेल ट्रेन्ड एयरफोर्स, वेल इक्विप्ड एयरफोर्स, वेल एक्सपीरियंस्ड एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, वेरी हाईली मोटिवेटेड। आज एक बात होती है ना जो मोटिवेशन की होती है, जो भी वेपन हाथ में आए आदमी उसको मतलब he will use it in a way that is much better than the actual capability of that weapon. तो I don't think कि हमारे देश में एक आदमी को भी ये कोई भी शंका होनी चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स विल नॉट डिलीवर। इसमें कोई डाउट नहीं, ना पहले, ना आज, ना कल। तो चलिए सर, आप दोनों मेहमानों का एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।